नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो टूक, न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा भारत, पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर होगी बात। अमृतसर में नकली शराब पीने से 14 लोगों की मौत, 6 अस्पताल में भर्ती, मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी को बड़ा झटका, राजनीतिक दल के रूप में आवामी लीग का पंजीकरण निलंबित। फ्रांस में आज से शुरू होगा कान फिल्म फेस्टिवल। सत्यजीत रे की अरण्य दिन रात्रि की रिस्टोर वर्जन की होगी स्पेशल स्क्रीनिंग। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो आ रही है शोपियां से, जहां आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है और शोपियां के शुक्रू केलर इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम के बीच मुठभेड़ शुरू हुई है। सूत्रों के अनुसार इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है शोपियां से, जहां शुक्रू केलर इलाके में मुठभेड़ जारी है और सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा हुआ है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की हुई है और शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ जारी है। सलमान काजी हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। क्या ताजा अपडेट है इस पूरी खबर से जुड़ी हुई, सलमान आपके पास? देखिए, ये हमारे पास अभी 1 घंटे पहले ये रिपोर्ट आई कि एक एनकाउंटर स्टार्ट हो गया है। ये शुपियान जो है साउथ कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के शुक्रू एरिया है, वहाँ पे जमपत्री फॉरेस्ट एरिया है। वहाँ पे खबरें आ रही हैं कि एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा है और एनकाउंटर है सिक्योरिटी फोर्सेस और टेररिस्ट के बीच में। और अभी वहाँ पे जो पूरे इलाके को है, जो हमारा बोला जा रहा है कि पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस में घेरा हुआ है और वहाँ पे अभी भी गोलियों का तबादला जारी है। वहीं साफ तौर पर हमने देखा कि लगातार सुरक्षा बल मुस्तैद, चौकस, लेकिन आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। क्या पता चल पाया, क्या किसी आतंकी को मार गिराया गया है इस मुठभेड़ में? अभी देखिए, अभी तक ऑफिशियली ऐसी कोई हमारे पास रिपोर्ट्स नहीं है। हालांकि रिपोर्ट्स आई नहीं है कुछ ने कि 2 जो टेररिस्ट हैं वो मारे गए हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियली ऐसी कोई लीक इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अभी हम नहीं बता सकते हैं विद 100% सर्टेनिटी, लेकिन ये बता सकते हैं कि यहाँ पे जो ये एनकाउंटर चल रहा है वहाँ पे अभी भी गोलियों का तबादला जो है वो चल रहा है और ये एक फॉरेस्टेड एरिया में है। और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि 2 से 3 जो टेररिस्ट हैं उनके छुपे होने की खबर है। और कितने ऐसे आतंकी हैं जिनके छिपे होने की खबर सामने आ रही है सलमान? 2 से 3 बताया जा रहा है, लेकिन ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सारी एस्टिमेशन हैं और ये जो है इंटेलिजेंस रिपोर्ट से कभी कभी उनमें डिफरेंसेस भी होती हैं। लेकिन ये है कि एक फॉरेस्टेड एरिया है और ये एनकाउंटर जो है वो अभी भी वहाँ पे चल रहा है। और अगर हम जिस तरह से आप इसकी भौगोलिक स्थिति को समझा रहे हैं, हालांकि अभी अगर पूरी इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो इसका आधिकारिक जो है उसका इंतजार रहेगा। ये पूरा जो इलाका है ये किस तरह का है शोपियां? देखिए, ये शोपियान जो है साउथ कश्मीर से लेकर ये सारे इलाके जो हैं, जो फॉरेस्टेड एरियाज वहाँ पे हैं, ये सारे कश्मीर के जो फॉरेस्टेड एरियाज है ये बहुत ही इंटरकनेक्टेड फॉरेस्टेड एरियाज है। नॉट यहाँ पे ही इंटरकनेक्टेड नहीं है, ये इवन जम्मू के फॉरेस्ट के साथ इंटरकनेक्टेड हैं सर्टन पासेस में। तो ये जो ये बड़े जो शुपियन में है, जो इनिशियली वहाँ पे हालांकि छोटे छोटे हिल्स होते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्टेड एरिया है तो इसलिए वहाँ पे विजिबिलिटी और जो बाकी चीजें हैं वो थोड़ी कम होती हैं और इसमें बड़ी डिफिकल्टी होती है इसको पूरी तरीके से सिक्योर करना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि इनको ऐसा है कि पूरा खुला इलाका है और वहाँ पे आपको एग्जैक्टली हर किसी पास, हर किसी हिल टॉप उसको सिक्योर करना पड़ता है, तो काफी ज्यादा चैलेंजिंग होता है। वही अब से कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के शोपियां में ही आतंकवाद से जुड़े जो तमाम मामले हैं सलमान, उसके लिए जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो छापेमारी कर रही थी ताकि आतंकवादियों को जो लोकल सपोर्ट मिलता है उसकी दबिश की जा सके।
हाँ, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कल 20 से ज्यादा जगहों पे उन्होंने कल छापे मारे और उन्होंने वहाँ पे काफी ज्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और रिटन मटेरियल है उसको बरामद किया हुआ है। हालांकि अभी तक स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस पे पूरा अपना बयान नहीं दिया, लेकिन कह रहे हैं कि ये सारे छापे थे और जो ये सर्च थी, दे वर रिलेटेड टू सोशल मीडिया सपोर्ट एंड बाकी चीजें जो यहाँ पे टेररिज्म के लिए की जा रही हैं, तो उनके खिलाफ थी। तो और इनमें से शायद उनमें से कुछ ग्राउंड वर्कर्स के रिलेटेड भी हो। लेकिन एक एक्सटेंसिव कैंपेन चलाई गई जिसमें बहुत साइमल्टेनियसली अराउंड 20 to 30 जगहों पे छापे मारे गए। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की बात अभी कही जा रही है, हालांकि अभी आधिकारिक बयान सामने आना बाकी है। बढ़ते आगे, भारत ने पाकिस्तान को जिस तरह से साफ संदेश दिया है, वहीं दूसरी तरफ हमारे सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो खासतौर पर जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान की बातचीत के बाद बॉर्डर से लगे जो तमाम इलाके हैं वहाँ से आज सुबह कि अगर हम हालात की बात करें तो सामान्य दिखाई दे रहे हैं। राजौरी और जम्मू शहर में लोग सामान्य गतिविधियों में व्यस्त नजर आ रहे हैं। वहीं सांबा में भी आज सुबह स्थिति सामान्य दिख रही है। कल रात इलाके में गोलीबारी की कोई खबर सामने नहीं आई। जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू के गैर सीमावर्ती जिलों और कश्मीर संभाग में आज से स्कूल और कॉलेज फिर खोलने का फैसला किया। राज्य के शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा की है। यह निर्णय हाल ही में सीमा पार से गोलीबारी की घटनाओं के बाद जमीनी स्थिति की व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया। विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए एहतियाती उपाय के रूप में सीमावर्ती क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। और राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर में भी हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। यहाँ भी स्कूल कॉलेज खुल गए और शहर में लोग अपने सामान्य कामकाज पर जुटे हुए हैं, यानी कि जिंदगी वापस पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। ये बाड़मेर और जैसलमेर की तस्वीरें हैं जहाँ बच्चे आपको स्कूल जाते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से लगातार जो ये संवेदनशील इलाके थे वहाँ पर नॉर्मैलिटी वापस लौट रही है, इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ 3 रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। अश्विनी मिश्र जुड़ रहे हैं श्रीनगर लाल चौक से, गुरमीत सिंह पंजाब के अपडेट के साथ मौजूद हैं और वहीं मेघना हमारे साथ भुज में इस वक्त क्या हो रहा है उसको लेकर मौजूद है। सबसे पहले गुरमीत, आपका रुख करना चाहेंगे। पंजाब की अगर बात की जाए, कल रात को भी हमने देखा था कि अमृतसर में सायरन्स की आवाज़ सुनाई दी थी, ब्लैकआउट हुआ था, लेकिन अभी अमृतसर से क्या ताज़ा अपडेट सामने आ रहा है? किस तरह से वापस पटरी पर लौटती हुई जिंदगी दिखाई दे रही है अमृतसर में? इस वक्त अश्विनी, क्या मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी आशा जी, गुरमीत के पास हम वापस आएंगे, उनसे कनेक्ट होंगे। अश्विनी, हम सुबह भी बात कर रहे थे, आप श्रीनगर के लाल चौक पर जब खड़े थे, अभी आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज के सामने खड़े। पहले तो आप दिखाइए कि किस तरह से वहाँ पर जो हालात हैं, वो तस्वीरें हैं, वो सुखद आंखों को देने वाली, क्योंकि लगातार वापस पटरी पर लौटती हुई ज़िंदगी, ये तमाम वो संवेदनशील इलाके हैं जो कहीं ना कहीं एस्केलेटिंग टेंशन्स की वजह से थोड़े मुश्किल में थे। जी आंचल, एकदम आपने सही कहा। मैं खुद अपने सहयोगी पीयूष वर्मन से कहूँगा कि वो दिखाए किस तरीके से बच्चियाँ कॉलेज की पढ़ने के लिए आ रही हैं, किस तरीके से सारे शिक्षण संस्थान जो है घाटी में खोले जा चुके हैं, सिवाय सीमावर्ती क्षेत्रों को। सीमावर्ती क्षेत्रों में अभी लोगों को एहतियातन घरों में जाने के लिए भी, गाँव में जाने के लिए नहीं कहा गया है। बहुत सारे गाँव में अभी भी कुछ एक्सप्लोसिव्स हैं जो कि अभी न्यूट्रलाइज नहीं किए गए हैं। कल 10 से ज़्यादा गाँवों को न्यूट्रलाइज करके, एक्सप्लोसिव्स को न्यूट्रलाइज करके वहाँ पर लोगों को जाने की अनुमति दी गई थी। और शेष बचे हुए गाँव में आज और 1-2 दिन में सीमावर्ती गाँव में जो अनएक्सप्लोडेड एम्यूनिशंस हैं उनको न्यूट्रलाइज करके लोगों को सुरक्षित तरीके से भेजा जाएगा और स्कूल कॉलेज वहाँ पर जो भी हैं वो खुलेंगे। अगर श्रीनगर और अन्य गैर सीमावर्ती क्षेत्रों की बात करें तो कई दिनों बाद विद्यालय खुले हैं, बच्चों के चेहरे पर काफ़ी चमक है, सब विद्यालय पहुँच चुके हैं। कश्मीर विश्वविद्यालय की बहुत सारी परीक्षाओं को 14 तारीख को जो थी उसको स्थगित कर दिया गया था, नई डेट जो है उसके लिए घोषित की जाएगी। पूरी तरीके से जनजीवन सामान्य है।
सीमा पर पूरी तरीके से किसी तरीके की गोलीबारी की घटना नहीं है, सीमा पर किसी तरीके के सीज फायर वायलेशन का जिसको कहते हैं उल्लंघन नहीं है, क्योंकि भारत ने डीजीएमओ बातचीत में साफ तरीके से कहा था कि अगर एक भी गोली चलेगी तो उसको सीज फायर वायलेशन माना जाएगा। कमोबेश सीमा पूरी तरीके से शांत है। हाँ, जो जिसको कहा जाता है कि पीस और ट्रांक्विलिटी वो पूरी तरीके से सीमा पर मेंटेन्ड है। और निश्चित तरीके से अगर माने तो डीजीएमओ की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच जो सहमति बनी है, चाहे वो डीएस्केलेशन हो, पाकिस्तान ने जो अग्रिम चौकियों पर अपनी सैनिकों की तैनाती की है उसको पाकिस्तान भी धीरे धीरे समाप्त करेगा, विश्वास बहाली के अन्य उपाय होंगे। फिलहाल जो एकदम तनाव चरम पर था, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में पाकिस्तान को भी ताकीद दे दी, विश्व बिरादरी को भी ताकीद दे दी, बहुत विश्व की अन्य शक्तियों को भी बता दिया कि किसी भी तरीके के महाभारत को शुरू होने के पहले भारत एक सुदर्शन चक्रधारी भारत की तरह शांति का संदेश लेकर पूरी दुनिया और पड़ोसी देश पाकिस्तान के सामने लेकर आया है। आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ट्रेड और ट्रेडर साथ साथ नहीं चलेगा, ट्रेड और टॉक साथ साथ नहीं चलेगा, खून और पानी साथ नहीं बहेगा। हम पाकिस्तान की तैयारी हमारी सीमा पर वार की थी, हमने उनके सीने पर वार किया है। अगर पाकिस्तान कोई दुस्साहस करेगा तो उसको माकूल जवाब दिया जाएगा। युद्ध कोई आतंकवादी घटना, युद्ध सरीखी घटना होगी। एक चीज़ मैं और कहूँगा, दुनिया के गैर ऐसे देशों के लिए जो कि भारत को युद्ध सरीखी स्थिति में झोंक कर कहीं न कहीं भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की शांति, भारत की तरक्की से कहीं न कहीं खार खाए बैठे थे, उनको भी भारत ने साफ तरीके से कहा जब युद्ध होता है आंचल तो दो चीज़ें होती हैं, चाहे वो गिद्ध हो चाहे वो कौवे हो, उनका बड़ा मज़ा आता है। जो सियार है उनको बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि युद्ध में जो हानि होती है वही उनका भोजन होता है। तो ऐसे देश जो हमारी अर्थव्यवस्था पर गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हैं, ऐसे देश जो कौवों की तरह हमारी आर्थिक तरक्की पर कहीं न कहीं घात लगाए बैठे हैं, और ऐसे देश जो लोगों के शवों पर हथियारों की बिक्री करके अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाते हैं, दोनों तरीकों के देशों को भारत ने एकदम साफ संदेश दे दिया है कि हम जंगखोर नहीं हैं, हम आदमखोर नहीं है। पाकिस्तान आदमखोर हो सकता है, जंगखोर हो सकता है, हम जंग नहीं चाहते। और दुनिया ने यह भी देखा है कि जंग लगे हथियारों से पाकिस्तान जंग भी नहीं लड़ सकता, लेकिन अगर आवश्यक हुआ तो शांति की स्थापना के लिए हम युद्ध में जाने से परहेज नहीं करेंगे। बिल्कुल, और ये भले ही युद्ध का युग ना हो लेकिन आतंक का भी नहीं है, ये दो टूक साफ तौर पर प्रधानमंत्री की पाकिस्तान को। आप बने रहेगा ईश्वरी हमारे साथ, क्योंकि गुरमीत भी जुड़ रहे हैं अमृतसर में तमाम अपडेट्स के साथ। गुरमीत, अगर हमने देखा था कि कल जिस तरह से जब प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ तो दो टूक साफ तौर पर नापाक पाकिस्तान के इरादों को ध्वस्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कही आतंकवाद के खिलाफ। अभी अमृतसर में क्या हाल है? हमने देखा था कि अमृतसर में सायरन्स बजे थे और ब्लैकआउट की भी खबरें सामने आई थी, और फिर हम चलेंगे मेघना के पास जो भूत से जुड़ी हुई है। गुरमीत। देखिए आंचल, अगर अमृतसर की बात करें तो अमृतसर में रात को भी बीती रात को ब्लैकआउट हुआ था, और तकरीबन 4 घंटे के लिए, 3 से 4 घंटे के लिए। इसके साथ ही होशियारपुर में पार्शियल ब्लैकआउट हुआ था सिर्फ 2 इलाकों में, और जालंधर में भी पार्शियल ब्लैकआउट हुआ था। सिर्फ एक इलाका है सुरानासी, उस इलाके में ब्लैकआउट किया गया था, और ये सब प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर किए गए थे। प्रशासन का कहना है कि किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए या उससे प्रिकॉशन लेने के लिए ये ब्लैकआउट लगाए गए हैं, इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मगर सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा अमृतसर की। एक कचहरी रोड है जहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी हैं, कचहरी का काम करवाने के लिए लोग आते हैं। आप देख सकते हैं कि सड़क पर यातायात किस तरह से चल रहा है, जैसे नॉर्मल तरीके से एक नॉर्मल दिन होता है, ऑर्डिनरी डे की तरह यहाँ पर यातायात चल रहा है। लोग कचहरी में भी आ रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में भी पहुंच रहे हैं, इसके साथ ही अलग अलग दफ्तर भी खुले हैं, लोग वर्क स्टेशन पर जा रहे हैं। जितने भी व्यापारी हैं वो अपनी दुकानें आज खोले हुए हैं। बाजार भी आज पूरी तरह से अमृतसर में खुले हुए हैं, लगातार तीसरे दिन। इसके साथ ही अगर मैं बात शिक्षण संस्थानों की करूं तो अमृतसर में और इसके साथ ही तरन तारन, पठानकोट और फिरोजपुर में आज स्कूल नहीं खुले हैं। प्रशासन, जो जिला प्रशासन है, उनकी तरफ से जो डायरेक्शंस दी गई हैं उसके अकॉर्डिंगली आज स्कूल नहीं खुले हैं। मगर जो बाकी का पंजाब है वहाँ पर सभी शिक्षण संस्थान भी खुले हैं, कॉलेजेस भी खुले हैं, यूनिवर्सिटियाँ भी खुली हैं, और जो भी एकेडमिक शेड्यूल है उसके हिसाब से परीक्षाएं भी ली जा रही हैं, क्योंकि अब 17 मई तक परीक्षाएं पहले से शेड्यूल थी, उनको आगे लिया जा रहा है। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा अलग अलग जिलों में बैन लगाया गया है, कर्ब किया गया है फायर क्रैकर्स के ऊपर, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी शादी में, समारोह में, कोई और भी कोई धार्मिक समागम भी हो, उसमें
में फिलहाल फायर क्रैकर्स नहीं चला सकता, पटाखे बम नहीं इस्तेमाल कर सकता, क्योंकि इससे भी प्रशासन का कहना है कि कई लोगों में संशय की भावना पैदा होती है, लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या एक्टिविटी हो गई है, तो इस पर भी बैन लगाया गया है। इसके साथ ही ड्रोन एक्टिविटी पर बैन लगाया गया है कई जिलों में। अब देखिए, पंजाब खेती प्रधान सूबा है, कृषि प्रधान है, तो ऐसे में कई किसान ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं और टेक्नोलॉजी के तौर पर भी कई लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो फुल फ्लेजेड बैन ड्रोन एक्टिविटी के ऊपर लगाया गया है। इसके साथ ही जितने भी लोग, अभी पिछले दिनों में खबरें भी कुछ आ रही थी कि कुछ लोग बॉर्डर एरिया से माइग्रेट करने की सोच रहे हैं, या कुछ एक दो इक्का दुक्का परिवारों ने माइग्रेट किया था सेफ जोन में जाने के लिए, मगर अब वो परिवार भी वापस बॉर्डर एरियाज में अपने गाँव में, अपने घरों में पहुँचना शुरू हो गए हैं। कुल मिलाकर अगर पंजाब की तस्वीर देखें तो आज बिल्कुल नॉर्मल हालात हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले एज यूजुअल चला करता था दिन, वैसे ही दिनचर्या आज लोगों की चल रही है। और इसके साथ ही पंजाब के जो कुछ ज़िले हैं, जितने भी सरहदी ज़िले हैं, चाहे पठानकोट हो, चाहे फिरोजपुर, फाजिलका, गुरदासपुर, अमृतसर, सभी में शांति है। सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस है कि स्कूल जो बॉर्डर एरियाज़ में हैं अभी नहीं खोले गए हैं। इसके साथ ही जो विमान सेवाएं हैं, जो फ्लाइट्स हैं, वो अमृतसर एयरपोर्ट से आज के लिए एयर इंडिया और इंडिगो और कुछ और विमान कंपनियों द्वारा रद्द की गई हैं एज ए प्रिकॉशनरी मेजर। और ये बताया जा रहा है कि कल से ये फ्लाइट सर्विस जो है वो अमृतसर एयरपोर्ट पर शुरू हो जाएगी, चंडीगढ़ में भी शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर जो एक दो चीज़ें रह भी गई हैं, वो माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे में पूरे पंजाब में शुरू हो जाएंगी और पंजाब एक बार फिर से जैसे पहले एज अ नॉर्मल डे काम किया करता था, वैसे ही काम करेगा कल से। बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं गुरमीत। पंजाब से जिस तरह से प्रशासन वहाँ पर बहुत सजग, मुस्तैद और सतर्क है और जो तमाम नागरिक हैं वो भी विजिलेंट है। मेघना हमारे साथ भुज से जुड़ गई है। मेघना, अभी किस तरह से हम सुबह बात कर रहे थे तो क्या हालात हैं और कैसे दिनचर्या वापस पटरी पर लौटती भुज में नजर आ रही है, क्योंकि ये भी सीमावर्ती इलाका है, काफ़ी संवेदनशील है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि नड़िया, सरक्रीक और ऐसे इलाकों में लगातार ड्रोन्स दिख रहे थे, तो सीज फायर के बाद से वहां पर ऐसी कोई एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि कुछ दिनों के लिए जो यहां पर बंद कराए गए थे, जितने भी अगर हम कहें दुकानें बंद कराई गई थी, मार्केट्स बंद कराए गए थे, तो वो सभी वापस मार्केट्स खोल दिए गए हैं। लगातार सुचारू रूप से जो भी कामकाज है, लोगों का जो दिनचर्या है, वो लगातार चल रही है। सबसे बड़ी बात, कांडला मुंद्रा पोर्ट जो है वो काम करना शुरू हो गए हैं। हेवी व्हीकल्स का मूवमेंट लगातार हाईवे पे नजर आ रहा है, तो जिससे पता चल रहा है कि जो ट्रेड है, जिस तरीके का इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है इस रीजन से, जो कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी है इस रीजन का, वो लगातार वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनल है। दूसरी बात, जिस तरीके से गुरमीत बता रहे थे, गुजरात में भी 15 मई तक ड्रोन, किसी भी इवेंट्स या फंक्शन में ड्रोन उड़ाने पर मनाही है। उसके साथ ही फायर क्रैकर्स बर्स्ट करने पर, पटाखे जलाने पर मनाही कर दी गई है, क्योंकि इससे कई बार संशय पैदा होता है, इससे कई बार लोग पैनिक कर देते हैं। तो इस परिस्थिति में 15 मई तक इसे बैन किया गया है। आगे इसके आगे की एडवाइजरी कोई जारी नहीं की गई है। दूसरी बात, अभी फिलहाल किसी किस्म की एडवाइजरी नहीं है, ना ब्लैकआउट की एडवाइजरी है, ना लोगों के लिए कोई प्रिकॉशनरी मेजर के लिए एडवाइजरी है। भुज एयरपोर्ट फंक्शनल है, लेकिन कई विमानों ने अभी उड़ानें रद्द की हैं वो प्रिकॉशनरी मेजर के तहत। और अगर देखा जाए तो अगले 24 घंटे में ये संभावना है कि जो सुचारू जो उड़ानें हैं भुज एयरपोर्ट पर, वो शुरू हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो अभी फिलहाल जो सीमावर्ती इलाके हैं, सीमावर्ती जो गांव हैं, ना केवल कच्छ का बल्कि बनासकांठा, पाटन जिले का भी अगर हम देखें तो वहां पर रेगुलर जो एक्टिविटी है वो शुरू हो चुकी है। जामनगर की भी अगर बात करें तो वहां भी रेगुलर एक्टिविटी शुरू हो गई है। पोरबंदर की बात करें तो ये सभी जो इलाके हैं जहां लैंड बॉर्डर भले नहीं लगता है लेकिन कोस्टलाइन है, तो जहां पर लगातार कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस की निगरानी और विजिल बना हुआ है, उन जगहों में भी जो कामकाज है लोगों का वो काफी हद तक नॉर्मल नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है आंचल, जो कि बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, खास तौर पर अगर हम गुजरात रीजन की बात करें, वो वापस रिज्यूम हो गई है। तो ये एक नॉर्मलसी का एक बहुत बड़ा अगर हम देखें तो प्रमाण है। और साफ तौर पर अभी फिलहाल किसी किस्म की एडवाइजरी नहीं है और ना साइरन सुनने मिले हैं, ना कोई ब्लैकआउट की आगाही है। तो ये देख सकते हैं कि लोगों के लिए एक तरीके से राहत की सांस भी कह सकते हैं और एक नॉर्मल से रिटर्न हो जाती है, तो एक अच्छा अनुभव है। बिल्कुल, यही बात मैं गुरमीत से भी चाहूंगी कि वो इस पर अपडेट दी कि तमाम जो आर्थिक गतिविधियां हैं अमृतसर में वो किस तरह से वापस पटरी पर लौटती हुई।
देखिए आंचल, अगर आर्थिक गतिविधियों की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि जिस समय एस्केलेशन वाली स्थिति थी उस समय भी आर्थिक गतिविधियां ऑलमोस्ट ठीक चल रही थी, मगर कारण यह था कि प्रशासन के द्वारा शाम को ब्लैकआउट लगाया जाता था। तकरीबन 8 बजे 8:30 बजे लोगों को कह दिया जाता था कि आप अपनी दुकानें बंद रखिएगा। इसके साथ ही दोपहर को भी लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जाता था। मगर आज की जो स्थिति है, आज प्रशासन के द्वारा सुबह ये कह दिया गया है मैसेज करके लोगों को कि अब आप अपना जो नॉर्मल डे का शेड्यूल है वो रिज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि अब हम बिल्कुल नॉर्मल कंडीशंस में रह रहे हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा ये भी कहा गया है कि अगर कोई दूसरी स्थिति बनती है तो उसके बारे में भी लोगों को बताया जाएगा। मगर अगर व्यापारिक संस्थानों की बात की जाए, बैंकों की बात की जाए, दुकानों की बात की जाए, ट्रेडर्स की बात की जाए, हर जो दुकान है, हर जो अदारा है वो आज की तारीख में खुला हुआ है और बिजनेस जो है जैसे पहले बूम पर था, जैसे लोग पहले दुकानों में जाया करते थे, जैसी चहल पहल मार्केट में पहले देखने को मिला करती थी, वो चहल पहल अभी भी देखने को मिल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं और ये जो सड़क है पूरी, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर यातायात जो है वो इस समय चल रहा है। और कुल मिलाकर जो लोग हैं वो बड़े स्तर पर अपने दफ्तरों में भी जा रहे हैं और इसके साथ ही मार्केट में भी जा रहे हैं। और सिंस आज जो है वो एक वर्किंग डे है, वर्किंग डे में भी मैं आपको बताऊं कि चंडीगढ़ अमृतसर में लॉरेंस रोड है जो कि दिल्ली के कनॉट प्लेस की तरह ही अमृतसर में प्रसिद्ध है। वहां पर मार्केट है और वहां पर जितनी चहल पहल आज देखी जा रही है इतनी शायद पिछले 5-7 दिन में नहीं देखी गई है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अमृतसर में व्यापारिक संस्थान, व्यापारिक प्रतिष्ठान और दुकानें और इसके साथ ही बैंक्स जितने भी हैं वो सब खुले हैं, सिर्फ और सिर्फ शिक्षण संस्थानों को छोड़कर। चलिए, और वहीं अगर हम भुज की बात करें तो भुज के लिए भी जो तमाम उसकी आर्थिक गतिविधियां हैं वो बहुत अहम हो जाती हैं। ऐसे में ख़ास तौर पर अगर आपकी वहाँ लोगों से बात हुई होगी, जब जिस तरह से एस्केलेटिंग टेंशन चल रहा था, अब उनके ओपिनियन और अब उनके बिहेवियर में आप कितना चेंज महसूस करती हैं मेघना? देखिए, अगर कहें आंचल तो ये भुज जो एक है और खासतौर पर अगर हम पूरे कच्छ जिले की बात करें, बहुत ही रेजिलियंट इलाका है। इन्होंने अर्थक्वेक्स भी देखे, इन्होंने डिजास्टर्स भी देखे, इन्होंने अटैक्स भी देखे हैं, इन्होंने कई तरह के इंट्रूजन्स भी देखे हैं। हरामी नाला पे आए दिन किसी ना कोई गतिविधि में बीएसएफ जो है लगातार विजिल रखती है। तो ये एक ऐसा इलाका है जहां के लोग बहुत ही रेजिलियंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है कि कच्ची माड़ू का जो रेजिलियंस होता है वो बहुत ही देखने लायक होता है। और ये हम जब सीमावर्ती इलाकों में गए थे, जखाऊ पोर्ट की तरफ गए थे, फिशरमैन मछुआरों से मिले थे, उन लोगों ने साफ तौर पर यह कहा कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, जैसी सूचना मिल रही है हम वैसा कर रहे हैं। कई मछुआरे हैं जो अपनी बोट्स को पोर्ट पर लेकर आ गए, नए टोकन नहीं मांग रहे थे कि हमें दरिया में जाना है। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, कच्छ बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन जनरली अगर हम आंचल यहाँ के टूरिज्म की बात करें तो जनरली जो टूरिज्म होता है नवंबर से फरवरी महीने का होता है, क्योंकि यहाँ पर ठंड होती है, अच्छा मौसम होता है। रणोत्सव खास तौर पर एक बहुत बड़ा ग्लोबली लोग यहाँ पर आते हैं टूरिज्म के लिए, खासतौर पर रणोत्सव के समय, तो वो फरवरी तक चलता है। लेकिन उसके बाद जो यहाँ की जो गतिविधि है वो यहाँ के हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम्स हैं। कल हम अजरकपुर गए थे, जहाँ जो अजरकपुर गांव है यहाँ का, जहाँ पे खासतौर पर अजरक की मतलब अजरक के कपड़े बनते हैं और वहां पर कई कारीगर हैं। उन लोगों से भी बात की थी, उन्होंने कहा कि हमने 2-3 दिन तक दुकानें बंद रखी थी, लेकिन अब हम दुकानें कल शाम से वहां पर दुकानें खुली हैं। तो अब देख सकते हैं वो भी गतिविधि चालू हो गई है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा टूरिस्ट सीजन नहीं है, खासतौर पर अगर हम कच्छ की बात करें। हालांकि समर वेकेशन है तो काफी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर स्मृति वन मेमोरियल देखने के लिए, यहाँ के म्यूजियम्स और पैलेसेस देखने के लिए, धोलावीरा जाने के लिए। तो ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां पर सुचारू रूप से अब आवागमन, आना जाना जो है वो जारी रहेगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा टूरिज्म का टाइम नहीं है कच्छ के लिए, तो एक कोई बहुत बड़ा डिफरेंस खासतौर पर नजर नहीं आएगा। लेकिन उसके साथ ही अगर हम देखें तो सीमावर्ती इलाकों में जिस तरीके से आपने पूछा कि लोगों का क्या कहना है, तो लोग जिस तरीके से कंप्लाई कर रहे थे उससे बेशक नजर आ रहा था कि अगर परिस्थिति इतनी जल्दी संभल नहीं जाती, या अगर हम देखें इतनी जल्दी किसी किस्म का एडवाइजरी नहीं जारी होती, तो लोग ब्लैकआउट से की बात करें या हर एक चीज से कंप्लाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे थे। और खास तौर पर हम देख रहे थे क्योंकि इकोनॉमिक गतिविधि में थोड़ी अगर हम देखें इकोनॉमिक गतिविधि थोड़ी कम हुई थी, इसलिए भी कम हुई थी क्योंकि जो ट्रक्स हैं उनको लाइट्स, उनके हेडलाइट्स को ऑफ करने के लिए कहा गया था, तो कंप्लाई
अप्लाई करना और अप्लायंस करना, अप्लाई करना रोड पर वो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी परिस्थितियों में। तो ये सभी चीजों के कारण थोड़ी जो पीछे पड़ी थी इकोनॉमिक गतिविधि वो अब फंक्शनल है पूरी तरीके से। आप दोनों नजर बना के रखिएगा आगे भी इस पूरी खबर पर, लगातार अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अश्वनी आपका, गुरमीत आपका और मेघना आपका इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप देखते रहिए टीटी न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री के उस संदेश की जो कल रात उन्होंने टेलीविजन के माध्यम से पूरी दुनिया को दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत का सैन्य ऑपरेशन अभी सिर्फ स्थगित किया गया है। कल रात 8 बजे प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पाकिस्तान को साफ साफ कह दिया कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापा जाएगा कि वो क्या रवैया अपनाता है। प्रधानमंत्री ने कई अहम बातें कहा कि अब ये स्पष्ट हो चुका कि आतंकवादी अब बख्शे नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवादी गुटों और उनके समर्थकों को एक स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई की एक नई लकीर खींची गई है। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार किया है। और पाकिस्तान से बात होगी पर टेररिज्म पर होगी, POK पर होगी। टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह से आतंक को खाद पानी दे रहा है, पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं, लेकिन युग आतंकवाद का भी नहीं है। तो एक नई लकीर खींची गई है, एक नया पैमाना, नया न्यू नॉर्मल। ये तमाम अहम बातें अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कही। और किसी भी हमले का जवाब पूरी ताकत के साथ दिया जाएगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, POK, उस पर ही होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा।
न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 12वीं कक्षा का जो नतीजा है सीबीएसई का, उसे घोषित कर दिया गया और एक बार फिर लड़कियों ने इसमें बाजी मारी है। परीक्षा में करीबन 88% से ज़्यादा छात्र पास हुए हैं, लेकिन एक बार फिर लड़कियां बाजी मारती हुई सीबीएसई के जो नतीजे अभी सामने आए हैं, 12वीं कक्षा के 16,92,000 से ज़्यादा छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें से लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी है। निशान, तो सीबीएसई 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित हुए हैं और एक बार फिर लड़कियां अव्वल। जी आंचल, देखिए ऐसा जो परिणाम है वो हमें पिछले कई सालों से हर साल देखने को मिल रहा है कि लड़कियों का जो प्रदर्शन, चाहे वो कक्षा 10वीं की परीक्षा हो चाहे वो 12वीं की परीक्षा हो, दोनों परीक्षाओं में लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों के मुकाबले बेहतर रहा है। ये इस साल ही नहीं, पिछले कई सालों से हमें देखने को मिल रहा है और इस बार भी ऐसा ही रिजल्ट आया है कि लड़कों का जहां पास प्रतिशत इस बार 85.7% रहा है, वही लड़कियों का जो पास प्रतिशत है वो 91.64%, यानी लड़कों के मुकाबले लड़कियों का पास प्रतिशत 5.94 यानी करीब 6% अधिक है। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भी लड़कियों का पास प्रतिशत जो था वो 91.5% था और लड़कों का 85% था। उस साल पिछले साल भी 6% अधिक था लड़कियों का पास प्रतिशत। तो हर साल ये देखने को मिल रहा है कि लड़कियों का प्रदर्शन बेहतर रहा। और इस बार अगर कुल पास प्रतिशत की बात करें तो कुल जो 16,92,000 परीक्षा में 88.39% छात्र 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। पिछले साल के मुकाबले थोड़ा अधिक है, पिछले साल करीब 87.9% बच्चे, थोड़े अधिक बच्चे पास हुए हैं। और जहां तक अगर अलग अलग जो सीबीएसई के अलग अलग जो जोन है, 17 जोन है, उनमें से अगर जोन वाइज बात करें, क्षेत्रवार बात करें तो विजयवाड़ा जो रीजन है सीबीएसई का, वहां के सबसे अधिक 99.60% बच्चे इस बार 12वीं की परीक्षा में पास हुए हैं, जो कि हर साल वैसे हम देखते थे पिछले कई साल से त्रिवेंद्रम का दबदबा रहता था, त्रिवेंद्रम जोन के सबसे अधिक बच्चे पास होते थे। इस बार त्रिवेंद्रम को पीछे छोड़कर विजयवाड़ा रीजन के सबसे अधिक 99.6% बच्चे पास हुए हैं। त्रिवेंद्रम के 99.32% बच्चे पास हुए हैं। चेन्नई, उसके बाद चेन्नई का नंबर है जहां के 97.39% बच्चे पास हुए हैं। उसके बाद बेंगलोर और फिर दिल्ली रीजन का नंबर आता है। तो जो टॉप जो 3 अगर रीजन की बात करें तो जो दक्षिण के जो जोन है उन्हीं का दबदबा इस बार भी बरकरार है। और हर साल हम देखते हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चे बाजी मारते हैं, उनका रिजल्ट हर साल बेहतर रहता है। और इस बार भी हम अगर बात करें तो जवाहर नवोदय विद्यालय जो कि केंद्र सरकार के तहत संचालित किए जाते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय, उनके 99.29% बच्चे पास हुए हैं। तो ये काफी बड़ी उपलब्धि है जवाहर नवोदय विद्यालयों की, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को कैटर करता है और वहाँ के बच्चे काफी प्रतिभाशाली होते हैं। और इस बार भी हम यही देख रहे हैं कि निजी स्कूलों के मुकाबले जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय, जो कि ये केंद्रीय विद्यालय भी केंद्र सरकार के अधीन ही संचालित होते हैं, तो इन दोनों जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालयों के बच्चों का पास प्रतिशत सबसे अधिक रहा है। जवाहर नवोदय विद्यालय का जैसे मैंने बताया कि 99.29% बच्चे पास हुए हैं और जो केंद्रीय विद्यालय के 99.05% बच्चे पास हुए हैं। वहीं जो इंडिपेंडेंट स्कूल हैं वहां के केवल 87.94% बच्चे पास हुए हैं। तो निश्चित तौर पर जो केंद्र सरकार के द्वारा जो संचालित स्कूल हैं उनका प्रदर्शन हर साल की तरह इस बार भी काफी शानदार प्रदर्शन रहा है। तो बच्चों को कई दिनों से इंतजार था कि 12वीं की परीक्षा के नतीजे जल्द से जल्द घोषित हो जाए, क्योंकि जो अब उनको कॉलेजों में दाखिला लेना है, आगे चलकर सीयूईटी की परीक्षा भी आज से शुरू हो रही है और जेईई के नतीजे भी आ चुके हैं। उन बच्चों को भी आगे चलकर इंजीनियरिंग के कॉलेजों में दाखिला लेना है, नीट की परीक्षा भी हो चुकी है। तो सबको बेसब्री से इंतजार था कि कब 12वीं की परीक्षा के नतीजे आए ताकि कॉलेजों में वो दाखिला ले सके उच्च शिक्षा के लिए। तो अब उनके इंतजार की जो घड़ी है वो समाप्त हो गई है
और आज सीबीएसई की 12वीं के नतीजे आ गए। बिल्कुल निशांत, और इसके बाद आता है कि किस तरह से उनकी काउंसलिंग की जाएगी, और क्योंकि हमने देखा था कि जब ये एग्ज़ाम शुरू होने थे उससे पहले प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा की, जहां पर उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम वॉरियर्स बनना है ना कि वॉरियर्स। तो ये काउंसलिंग पहले भी बच्चों के काम आई, और उसके बाद की जो काउंसलिंग होती है करियर के पाथ को चूज़ करने में, ये भी एक अहम पड़ाव होता है एक छात्र की ज़िंदगी में। जी देखिए, सीबीएसई की काउंसलिंग हर साल होती है। बोर्ड परीक्षाओं से पहले ही काउंसलिंग शुरू हो जाती है, और उसके परीक्षाओं के बाद भी काउंसलिंग होती है, और परिणाम के आने के बाद भी काउंसलिंग होती है। और निश्चित तौर पर ऐसा करके जो बच्चों के अंदर जो तनाव होता है परीक्षाओं को लेकर, रिजल्ट को लेकर जो तनाव होता है, उसको कम करने में मदद मिलती है। ये सीबीएसई की प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस है, जो कि हर साल ये की जाती है। और आपको मालूम ही है, जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री भी हर साल परीक्षा पे चर्चा करते हैं, बच्चों को ये टिप्स देते हैं कि कैसे परीक्षा के तनाव से बेहतर तरीके से निपटा जाए, एग्जाम को एक फेस्टिवल की तरह लिया जाए, एग्जाम का स्ट्रेस नहीं लिया जाए, तनाव नहीं लिया जाए, और कैसे एग्जाम वॉरियर बना जाए, एग्जाम वॉरियर ना बना जाए, जैसा कि आपने बताया, बहुत अच्छा शब्द यूज किया। तो निश्चित तौर पर बच्चों में परीक्षा के तनाव को दूर करने में इससे काफी मदद मिली है, और बच्चे अब बेफिक्र होकर ये मानकर चलते हैं कि परीक्षा में प्राप्त अंक ही केवल उनकी जिंदगी नहीं है, उससे आगे भी दुनिया है। तो ये निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के मंत्र जो हैं एग्जाम वॉरियर के लिए, वो काफी उनके लिए कारगर साबित हुए हैं, और वो भविष्य में भी न केवल परीक्षाओं में बल्कि आगे करियर में भी इससे बेहतर करने की प्रेरणा लेते रहें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो सीबीएसई ने 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए, जिसमें एक बार फिर से लड़कियों ने मारी है बाजी। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। स्वाद और सेहत के लिए कच्ची घानी तेल का बैलेंस मात्रा में इस्तेमाल करें। मैंने तो तय कर लिया, अब आपकी बारी है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद का स्वागत। और आइए रुक करते कुछ अन्य खबरों का। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश में जो कुछ कहा, उस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रतिक्रिया आई। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को पूरी दुनिया के सामने बड़ी स्पष्टता और दृढ़ता के साथ रख दिया। प्रधानमंत्री जी ने यह भी साफ कर दिया कि भविष्य में अगर पाकिस्तान से कभी बात होगी तो केवल आतंकवाद और पीओके पर होगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं के शौर्य और पराक्रम की भी खुलकर सराहना की। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को उनके सशक्त नेतृत्व के लिए धन्यवाद दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को दोहराया। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत के दुश्मनों के लिए सीमा रेखा खींच दी। सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के आंगन में पल रहे आतंकवाद की इमारत को ध्वस्त कर दिया। सशस्त्र बलों ने अपनी ताकत से पाकिस्तान को थर्रा दिया और आतंकवाद के लिए शून्य सहिष्णुता की नई परंपरा स्थापित की है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमारे संकल्प को दोहराया कि दुश्मन यदि कोई गलती करने की हिम्मत करेगा तो भारत उसी क्षण जवाबी हमला करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन की तारीफ करते हुए एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्र के नाम संबोधन प्रेरणादायक रहा। विदेश मंत्री ने लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एक वादा पूरा हुआ, शक्ति से शांति, कर्म से शक्ति। जय हिंद, जय भारत। पंजाब में एक बार फिर नकली शराब का मामला सामने आया। अमृतसर के मजीठा क्षेत्र में नकली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हुई। उपायुक्त साक्षी साहनी ने कहा कि 5 गांवों में ऐसी घटना सामने आई। जिसने भी शराब का सेवन किया उन्हें अस्पताल भेजा जा रहा है, जिसमें 6 लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं। मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जांच में मेन सप्लायर परमजीत सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है।
इंसिडेंट हुआ, पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आई। सबसे पहले तो हमने गांव में अनाउंसमेंट्स कराई कि जो कोई भी बीमार है उसको हम उसका इलाज शुरू करें, और साथ में ही पुलिस कार्रवाई भी शुरू होगी। इसमें 6 अरेस्ट हो चुके हैं, और जो इन गांव के लोग थे जिन्होंने किया था वो भी अरेस्ट हो चुके हैं, और जो मेन किंग पिन था जो पीछे से लेके आया था उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। और उसकी फर्दर इंटरोगेशन के बाद जो और आदमी पीछे हैं दूसरे किसी एक आधे डिस्ट्रिक्ट में और आउट ऑफ स्टेट, वहाँ भी हमारी टीमें रवाना हो गई हैं, और उन सबको भी हम जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट ये जो ट्रेजेडी हुई है, मजीठा हमारा जो हल्का है वहाँ पर कुछ लोगों ने स्प्यूरियस लिकर जहरीली शराब जो कंज्यूम की थी। 5 विलेजेस से हमें फिर रिपोर्ट्स आने शुरू हो गए कि लोग क्रिटिकल स्थिति में थे। हमने तुरंत जो है अपनी टीम्स रश करके मेडिकल टीम्स, अभी भी हमारी मेडिकल टीम्स जो हैं डोर टू डोर जाके जो भी किसी को भी चाहे सिम्टम है या नहीं है उनको हम लोग फिर भी अभी भी हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं ताकि उनका बचाव हो सके। अनफॉर्चुनेट हादसे में 14 लोगों की डेथ हो चुकी है। सरकार जो है पूरी सहायता कर रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि रक्षा मंत्री और मौजूदा CDS जो सेना प्रमुख हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं, और रक्षा सचिव भी इस बैठक में मौजूद हैं, और बैठक में मौजूदा जो हालात हैं उस पर चर्चा हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, रक्षा मंत्री तीनों सेना के जो प्रमुख हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। विशाल बैरिस्टो, अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो रक्षा मंत्रालय की बड़ी बैठक जहां पर CDS और रक्षा सचिव भी बैठक में मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त की बैठक ले रहे हैं। विशाल, क्या ताज़ा अपडेट? जी आंचल, देखिए कल प्रधानमंत्री के संदेश के बाद ये साफ हो गया है कि भारत पूरी तरह से तैयार है किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये आतंकवाद का भी युग नहीं है, और अब अगर कुछ होता है तो पाकिस्तान तैयार रहे। हमने अपनी तरफ से पूरा एहतियात बरता है, और कल से लेकर अब तक हालात काफी बदल गए हैं, लेकिन बावजूद इसके जो हिस्ट्री हमें बताती है हमें हमेशा तैयार रहना होगा। इसलिए आज रक्षा मंत्री जो है वो मीटिंग कर रहे हैं। उसमें हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं, आर्मी चीफ है, नेवी चीफ है, एयरफोर्स चीफ है, और रक्षा सचिव भी इस मीटिंग में है। इसके साथ टॉप कमांडर्स हैं वो भी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और रक्षा मंत्री जायजा ले रहे हैं कि किस तरह की हमारी तैयारी है और किस तरह से हमें आगे अब बढ़ना होगा, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता आंचल। और हमने देखा कि इसमें किस तरह से हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तान जो है वो हमें बार बार धोखा देता है। एयरफोर्स की तरफ से इसमें डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी शामिल है। और साथ साथ क्योंकि राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री उनकी मौजूदगी में ये बैठक हो रही है, और जिस तरह से कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी प्रधानमंत्री के संबोधन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान से किसी भी बात पर बात नहीं होगी जब तक कि आतंकवाद का खात्मा पाकिस्तान नहीं करता, और न्यूक्लियर नेशन बनने की जो धमकी देता है उस ब्लैकमेलिंग के आगे भी भारत नहीं झुकेगा। जी बिल्कुल ठीक कहा चल आपने, और एक करेक्शन मैं करना चाहूंगा, माफ कीजिए, इसमें थल सेना अध्यक्ष है, नौसेना अध्यक्ष है, और वायुसेना की तरफ से उनके डिप्टी चीफ है। अब मैं आपकी सवाल पे वापस आता हूं। हमें हमेशा तैयार इसलिए होगा क्योंकि ऑफिशियली भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को कॉल ऑफ नहीं किया है। हम अभी भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं, हम अभी भी पूरी तरह से तैयार हैं। तीनों सेनाओं को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। खुद आर्मी चीफ ने जब एक मीटिंग करी थी तो कुछ दिन पहले, माफ कीजिए परसों, जब आर्मी चीफ ने मीटिंग करी थी टॉप आर्मी कमांडर से, तो उनको पूरी तरह से छूट दे दी थी कि आप कोई भी फैसला, कोई भी एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। हमने किसी भी तरह की ढिलाई नहीं की है। हम इतना जरूर कहना चाहते हैं देश और दुनिया को, और खासतौर से पाकिस्तान को, कि हम जो है वो जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर हमारी अस्मिता पे बात आती है तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, और पाकिस्तान ने इसका एक नमूना देख लिया है। पाकिस्तान जो है वो इस बात को अच्छी तरह से समझता है, लेकिन जिस तरह से हमको ये भी मालूम है कि पाकिस्तान बार बार बात करता है चीन की, चीन जरूर चाहेगा कि इस तरह का कुछ तनाव बना रहे, क्योंकि चीन को भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह से उभर रही है वो शायद चीन के गले नहीं उतर रही है। इसलिए इस तरह की हरकतें चीन करवाता रहेगा, अपने हथियार पाकिस्तान को देता रहेगा, और भारतीय सेना पाकिस्तान को बार बार सबक सिखाती रहेंगी। अब तक हमने एहतियात बरता है, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री को, हमने अब तक एहतियात बरता है।
लेकिन हम पूरी तरह से किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमारी सेनाएं तैनात हैं और तैयार हैं। और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर वर्तमान स्थिति को लेकर समीक्षा की जा रही है विशाल, तो इसके मीटिंग के मिनट्स और किस तरह की रूपरेखा या ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सकता है आगे आने वाले समय के लिए? देखिए, जब भी कोई भी मीटिंग होती है वो उसके मिनट्स जरूर तैयार किए जाते हैं, लेकिन हर चीज पब्लिक डोमेन में नहीं आती। इतना जरूर है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, खासतौर से बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए क्या रिव्यू मीटिंग लेना जरूरी होता है, क्या क्या तैयारियां और क्या क्या एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए। और इस मीटिंग के अंदर सिर्फ निर्देश नहीं दिए जाते हैं बल्कि फीडबैक भी लिया जाता है। इसलिए जब रक्षा सचिव उसमें मौजूद है और तीनों सेनाओं की तरफ से आर्मी चीफ है, नेवी चीफ है और डिप्टी चीफ है एयरफोर्स के, जब इसमें शामिल होते हैं अलॉन्ग विद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो वो अपने ओवरनाइट जो बातचीत हुई है उसके बाद जिस तरह से चीजें बदली हैं उसका एक अपना रिव्यू भी देंगे और फीडबैक देने के बाद रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री के पास जाएंगे और लेने के बाद और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को भी अपडेट किया जाएगा। तो ये 24/7 मॉनिटरिंग चल रही है जिसको खुद प्राइम मिनिस्टर इसको लीड कर रहे हैं और रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्रालय पूरा इसमें लगा हुआ है कि हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये एक रिव्यू मीटिंग है, लेकिन इसी रिव्यू के साथ ही ये आगे की तैयारी के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो साउथ ब्लॉक में यह बैठक चल रही है जहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, CDS भी और तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद हैं। बढ़ते आगे और बात करते हैं इस वक्त दलाल स्ट्रीट यानी कि सेंसेक्स की। भू राजनीतिक तनाव के कारण आज घरेलू शेयर बाजार का सूचकांक मंदी में खुला, यानी प्रॉफिट बुकिंग हावी नजर आई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 882 अंक गिरकर 81,000 के पार चला गया, जबकि निफ्टी 210 अंक लुढ़क कर 24,714 पर था। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाइयों के रुकने और अमेरिका चीन व्यापार युद्ध में कमी के कारण पिछले कारोबारी सत्र में बाजारों में बड़ी तेजी आई। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स में मामूली खरीदारी देखी गई। अधिकतर एशियाई शेयर बाजार तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। टोक्यो, बैंकॉक, सियोल और शंघाई में सबसे अधिक लाभ हुआ। हालांकि हांगकांग नुकसान में रहा। अमेरिकी बाजार मुनाफे के साथ बंद हुए क्योंकि निवेशकों ने अमेरिका चीन व्यापार युद्ध में गिरावट का स्वागत किया। भारतीय स्टील और एल्यूमीनियम पर अमेरिकी शुल्क के जवाब में विश्व व्यापार संगठन WTO के मानदंडों के तहत अमेरिका पर जवाबी शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा। WTO ने एक बयान में कहा कि सुरक्षा उपायों के तहत भारत में उत्पादित स्टील और एल्यूमीनियम उत्पादों के अमेरिका में आयात पर 7.6 अरब अमेरिकी डॉलर का असर पड़ेगा, जिस पर शुल्क संग्रह 1.91 अरब अमेरिकी डॉलर होगा। बयान के अनुसार भारत द्वारा रियायतों के प्रस्तावित निलंबन से अमेरिका में उत्पादित उत्पादों के सामान शुल्क को वसूला जाएगा। इससे पहले भारत ने अप्रैल में अमेरिका के अधिकारियों द्वारा ये शुल्क लगाने के फैसले के बाद WTO के सुरक्षा समझौते के तहत अमेरिका से परामर्श मांगा था। परामर्श के अनुरोध पर अमेरिका ने वैश्विक व्यापार निकाय को सूचित किया कि शुल्क लगाने का उसका निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर था और इसे सुरक्षा उपायों के रूप में न माना जाए। भारत को क्वांटम सुरक्षा संचार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में C-DOT ने सिनर्जी क्वांटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये साझेदारी भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत विजन को आकार देने में उभरती हुई सुरक्षित टेक्निकल जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उन्हें विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। संचार मंत्रालय के मुताबिक इस MOU का उद्देश्य ड्रोन आधारित क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन यानी QKD प्रणाली विकसित करना है, जो डिकॉय बेस्ड प्रोटोकॉल और पोलराइजेशन एनकोडिंग पर आधारित होगी। ये तकनीक TRL-6 या उससे ऊपर के स्तर पर तैयार की जाएगी। ये साझेदारी भारत में क्वांटम सुरक्षित टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की नींव रखेगी, जिसका उपयोग रक्षा, आपातकालीन सेवाएं, महत्वपूर्ण अवसंरचना और सुरक्षित सरकारी संचार जैसे क्षेत्रों में किया जा सकेगा। भारत ने चालू विपणन वर्ष 2024-25 में अप्रैल महीने तक 4.24 लाख टन चीनी का निर्यात किया। इसमें 92,758 टन की अधिकतम खेप सोमालिया को भेजी गई। भारत में विपणन वर्ष 2024-25 के लिए चीनी निर्यात की अनुमति इस साल 20 जनवरी तक के लिए थी। निर्यात के लिए अनुमति की कुल मात्रा 10 लाख टन है। अखिल भारतीय चीनी व्यापार संघ के मुताबिक मिलों ने चालू विपणन वर्ष में 30 अप्रैल तक कुल 4.24 लाख टन से अधिक चीनी का निर्यात किया। इसमें सफ़ेद चीनी का निर्यात जो था वो 3.27 लाख टन था, परिष्कृत चीनी का 77,000 टन और कच्ची चीनी का 18,514 टन रहा। अब तक किए गए कुल निर्यात में अधिकतम खेप सोमालिया को भेजी गई है और उसके बाद अफगानिस्तान, जिसे 66,927 टन है,
श्रीलंका को 60,000 के पार और वहीं जिबूती को 47,100 टन की खेप भेजी गई। आज ज्येष्ठ माह का पहला बड़ा मंगल है। इस मास में पड़ने वाले हर मंगल को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान जी की पहली बार प्रभु श्री राम से ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को ही मुलाकात हुई थी, इसलिए इस महीने के मंगलवार का अद्भुत महत्व है और इसे बड़ा मंगल कहते हैं। इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना होती है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में भी बड़े मंगल पर पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मई महीने के दूसरे हफ्ते में देश भर के मौसम में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों के दौरान देश के राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान, लू का असर देखने को मिलेगा। कई राज्यों में तेज हवाएं चलेंगी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज झारखंड में लू चलने की संभावना है। वहीं अगले 1-2 दिन में उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में लू का प्रकोप बढ़ सकता है। इसके साथ ही निकोबार द्वीप समूह में आज भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा 5 दिनों के दौरान पश्चिम, मध्य और दक्षिण प्रायद्वीप में भारत में भी गरज के साथ बारिश होने की संभावना। वहीं पूर्वोत्तर भारत में ही अगले कुछ दिनों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। अगर मानसून की बात करें तो अंडमान निकोबार, अंडमान सागर, दक्षिण बंगाल की खाड़ी और द्वीप समूह में कुछ हिस्सों में आज दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के हालात अनुकूल हैं। और खबर बांग्लादेश से जुड़ी, जहां चुनाव आयोग ने शेख हसीना की आवामी लीग का राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण निलंबित कर दिया। ये जानकारी बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा दी गई है। हालांकि आवामी लीग ने सरकार के इस फैसले को खारिज किया। इससे पहले मोहम्मद यूनिस की अध्यक्षता में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने मंत्रिमंडल के आतंकवादी विरोधी अधिनियम के तहत आवामी लीग की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया। आवामी लीग की अध्यक्षा और तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को पिछले साल 5 अगस्त को विद्रोह के बाद सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। वो वर्तमान में निर्वासन में है। शेख हसीना के सत्ता से हटाए जाने के बाद मोहम्मद यूनिस की अगुवाई में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ। आज से फ्रांस में प्रतिष्ठित कान फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो रहा है। फिल्म फेस्टिवल का 78वां संस्करण आज से शुरू होकर 24 मई तक चलेगा। 12 दिनों तक चलने वाले फिल्म महोत्सव के दौरान कुछ ग्रैंड फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी। महोत्सव के दौरान टॉम क्रूज, पेड्रो पास्कल और स्कारलेट जोहानसन समेत कई नामी गिरामी फिल्मी हस्तियां आज रेड कार्पेट पर जलवा बिखेरेंगी। इस मौसम में देश दुनिया की चर्चित हस्तियां शामिल होंगी। भारतीय फिल्म जगत के कई चर्चित चेहरे अलग अलग श्रेणियों में फिल्म फेस्टिवल में अपना जलवा बिखेरेंगे। 78वें कान में आलिया भट्ट, ऐश्वर्या राय बच्चन, फिल्म निर्माता पायल कापड़िया सहित चर्चित भारतीय फिल्म हस्तियां अलग अलग श्रेणियों में भाग लेंगी और ये भारतीय सिनेमा के लिहाज से कान में गर्व का पल है। दरअसल पिछले साल ग्रैंड प्रिक्स विजेता फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट की निर्देशक पायल कापड़िया इस बार कान फेस्टिवल की जूरी सदस्यों में शामिल है। इस बार शर्मिला टैगोर और सिमी गरेवाल भी कान फेस्टिवल का हिस्सा होंगी। अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और सिमी गरेवाल सत्यजीत रे की 1970 की क्लासिक फिल्म अरण्य दिन रात्रि के रिस्टोर वर्जन की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल होंगी। वहीं अनुपम खेर की निर्देशित फिल्म तन्वी द ग्रेट की प्रीमियर मार्च 2 फिल्म कैटेगरी में होगा। आईपीएल की बात करते हैं, जो कि बचे हुए मुकाबले 17 मई से शुरू होने वाले हैं। आईपीएल लीग को भारत पाकिस्तान के बीच चले तनाव के कारण 9 मई को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया था। बाकी बचा टूर्नामेंट 6 आयोजन स्थलों पर खेला जाएगा। चुने गए 6 आयोजन स्थल हैं बेंगलुरु, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और अहमदाबाद। आईपीएल 18 के मुताबिक मैच 17 मई से शुरू होंगे और प्रतियोगिता का फाइनल 3 जून को खेला जाएगा। प्लेऑफ और फाइनल आयोजन स्थल की घोषणा बाद में की जाएगी। हालांकि तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। क्वालिफायर 1 29 मई को, एलिमिनेटर 30 मई को और क्वालिफायर 2 1 जून को खेला जाएगा। वहीं प्रतियोगिता का फाइनल 3 जून को खेला जाना है। 8 मई को 10 ओवर के बाद रद्द किया गया पंजाब किंग्स का दिल्ली कैपिटल्स के बीच का मुकाबला दोबारा खेला जाएगा। ये मैच 24 मई को जयपुर में होगा। 17 मई को आईपीएल की शुरुआत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाले मैच से होगी। ये मैच बेंगलुरु में खेला जाएगा। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।